तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती भंवर में है। होली के पावन अवसर पर अपने नगर और तमाम क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। एक और सपना है, मेरा सपना था नगर का गठन हो, वहाँ खुशहाली और तरक्की हो, अच्छे संसाधन मुहैया हो। मेरा सपना है कि इस नगर को एक ब्लॉक का दर्जा दिलाना हो। आने वाले समय में बिलहरा भी एक ब्लॉक के रूप में जाना जाएगा। हम चाहते हैं कि आइए हम लोग सब लोग मिलके उस नगर को एक आदर्श नगर बनाएं, एक अच्छा नगर बनाएं। मेरे वहाँ कोई अपराधी नहीं है, न मैं खुद अपराधी हूँ। मैं अपराधी इसलिए हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ। मेरा वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो टूर्नामेंट हो, बच्चों के लिए कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर नौजवान साथियों ने हमें कहीं बुलाया हो, अगर वो जंगल में हमें बुलाते हैं तो वहाँ भी हम मंगल करने के लिए पहुँच जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 में यूपी में निकाय चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। और जो ये निकाय चुनाव है ना, तो इसको 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। आपको हम बता दें, इस वक्त हमारे साथ बिलहरा के चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान हैं और इनकी जो माताजी हैं कुरैशा बेगम, वो वर्तमान में बिलहरा से चेयरमैन थी। तो 2 जनवरी उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हुआ है। अयाज खान जी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और अब ये खुद मैदान में उतरे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और अयाज खान से आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बिलहरा में इन 5 सालों में कितना काम किया है और बिलहरा की जनता को क्या दिया है, बिलहरा पहले कैसे था और अयाज खान जब चेयरमैन इनकी माताजी बनी उसके बाद इन्होंने किस तरीके से अपने क्षेत्र को बदला है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। अयाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं होली के पावन अवसर पर अपने नगर और तमाम क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी होली की बधाई। अयाज जी, चुनाव होना है और महज 2 या 2.5 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। वैसे तारीख तो अभी ऐलान नहीं हुआ है। सवाल यह है कि आपने अपने क्षेत्र को इन 5 सालों के अंदर किस तरह से बदला है। और बिलहरा के बारे में पहले ये कहा जाता था कि बिलहरा एक गांव था और हम लोग जाते तो देखते थे उसकी जो हालात थे कैसे थे, लेकिन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपने किया है। तो क्या चुनौतियाँ रहीं, किस तरीके से आपने अपने क्षेत्र को बदला? 2017 में जब चुनाव हुआ तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरे वहाँ ना ही पानी की कोई व्यवस्था थी, ना ही सड़कें अच्छी थीं और प्रकाश व्यवस्था, लाइट का जो काम हमने कराया है वो प्रकाश व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। लेकिन स्थितियाँ कुछ भी रही हो, विपरीत रही हो, लेकिन मैं निरंतर अपनी जो स्पीड थी उससे चलता रहा और कोशिश की है कि लोगों ने जो हमारी माता को प्रथम चेयरमैन बनाया था, इतिहास एक बनाया था और जो आशीर्वाद और दुआएं दी थी उस पर खरा उतरने का हम काम करें। और मैंने काम किया भी है और काम बोलेगा भी। आने वाले समय में मुझे भरोसा है, यकीन है कि जो मैंने 5 साल में लोगों की तरक्की और खुशहाली के बारे में काम किया है, उस नगर की खुशहाली और तरक्की के बारे में जो भी हमने योजनाएं, सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारने का काम हमने पूरी ईमानदारी से किया है। एक युवा हैं आप, तो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि इस टाइम जो युवा है वो चाहता है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, वो अच्छे से लग जाए। तो उन युवाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, खासकर अपने क्षेत्र में? थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, 2017 से पहले हमारे वहाँ बेरोजगारी अभी भी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश का है। और मेरे वहाँ जो बेरोजगारी है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। मेरा एक सपना था कि इस नगर को, इस गांव को, छोटे से कस्बे को, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 के बीच में, तो मैंने बहुत प्रयास किया कि इस नगर को, इस गांव को नगर का दर्जा दिलाया जाए। 118 कर्मचारी मेरे गांव के हैं, जो लोग पलायन करके लखनऊ आ गए थे, सफाई कर्मचारी थे और उनको रोजगार वहाँ नहीं मिल पाया था किसी वजह से, और इधर लखनऊ में नौकरी कर रहे थे, 5,000-7,000 में मेडिकल कॉलेजों में कर रहे थे, तमाम हॉस्पिटल में कर रहे थे। वो लोग वापस फिर नगर पंचायत की तरफ गए और उनको रोजगार मिला, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरा सपना ये था
कि कैसे जैसे 2022 का चुनाव हुआ, स्थितियां फिर भी विपरीत हो गई, शायद हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। हमारा सपना सरकार के लोगों से कहने है, और मेरा सपना था वो सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र के बारे में सोचें। बहुत बेरोजगारी है, लोग बहुत परेशान हैं। तो सरकार के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई उद्योग लगा दें, कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दें जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और हम लोग जितना हमसे हो सक रहा है, जितने हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधन के हिसाब से मैं अपने नगर के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा सपना है, अगर जीवन रहा तो ज़िंदगी रही और लोगों का आशीर्वाद दुआएं रहीं और मेरे बाजुओं में ताकत रही और लोगों ने हमें ताकत दी, तो मुझे यकीन है उस मालिक से कि आने वाले समय में आपको और वहाँ के नगर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोजगार हम दिला के ही मानेंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, और चाहे वो किसी कस्बे में हो, किसी शहर में हो, किसी ज़िले में हो, किसी राज्य में हो, और आप को ये लग रहा है कि जो पलायन लोग करते थे वो अब हमारे टाइम पे बंद हुआ है पलायन? लोग आप ही ने कहा कि लोग लखनऊ जाते थे, बाहर जाते थे, अब वो पंचायत में आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2017 से पहले वो एक गांव हुआ करता था, छोटा सा। शाम को 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाया करता था, लोग अपने घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। आज हमारे वहाँ नगर में लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि रात में लोग 12 बजे रात में अपने टहलने के निकलते हैं। और लोग जो रोजगार के लिए पलायन क्यों होता है? बेरोजगारी मुद्दा है। तो बेरोजगारी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को, जैसे हमारे वहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, 4,000 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जितनी भी तारीफ की जाए, बहुत अच्छी योजना है। हर गरीब का अपना सपना होता है कि उसका घर हो, उसका खुद का मकान हो। और शायद मेरे प्रयास से जो मैंने दरख्त लगाया था, पेड़ लगाया था, उसकी छांव में लोगों को बैठने का मौका मिला। और 4,000 लगभग 4,000 लोगों को आवास वहाँ उपलब्ध हुए हैं। अब आवास से आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं आवास से क्या लाभ हुआ? मैं कहता हूँ आवास से उन लोगों को लाभ हुआ, राजगीरों को रोजगार मिला, मजदूरों को रोजगार मिला, ईंट भट्ठा वालों को रोजगार मिला, सीमेंट सरिया मोरंग गिट्टी वालों को रोजगार मिला, जो हार्डवेयर वाले थे उनको रोजगार मिला, जो पटरा बल्ली वाले थे, सटरिंग वाले थे, उनको रोजगार मिला। सभी लोगों को रोजगार प्रधानमंत्री आवास से मिला है। और मेरा एक ही लक्ष्य है, जब वहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे, हमने सरकार के लोगों से भी मांग की है, और मेरा प्रयास है, जीवन का एक ही सपना है मेरा, एक और सपना है। मेरा सपना था नगर का गठन हो, वहाँ खुशहाली और तरक्की हो, अच्छे संसाधन मुहैया हो। मेरा सपना है कि इस नगर को एक ब्लॉक का दर्जा दिलाना। और अगर मैं ज़िंदा रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्थितियाँ हमारी अनुकूल रहीं, तो आने वाले समय में बिलहारा भी एक ब्लॉक के रूप में जाना जाएगा। अब लोग कहते हैं कि ब्लॉक के रूप में जाना जाएगा, वहाँ कैसे रोजगार होगा? मैं कहता हूँ कि जब रोजगार, नगर पंचायत का गठन हुआ, लोगों को रोजगार मिला, तो मैं कहता हूँ कि जब ब्लॉक बन जाएगा तो वहाँ प्रधान लोग आएंगे, ब्लॉक होगा, जो चीज़ें होंगी वहाँ, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधान लोग आएंगे, वो सब्ज़ी भी खरीदेंगे, वो वहाँ पे अपने जो सामग्री होगी वहाँ की, वो सब सारी सामग्री वहाँ लोग खरीदेंगे। प्रधान के जो मिलने वाले लोग आएंगे वो खरीदेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। थोड़ा पंडित दीनदयाल योजना के बारे में बताइए कि उसके अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों के लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हो, काम करेंगे? देखिए, पंडित दीनदयाल योजना 2022-23 में स्वीकृत हुई, और मैं उन लोगों का जिन्होंने इस हमारी योजना को पास कराने में हमारी बहुत मदद की, हमारे नगरवासियों की बहुत मदद की है, उनको मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की। और स्थितियां विपरीत थीं, अगर सरकार के लोग साथ में होते और कंधे से कंधा मिला के चलते, तो हमारा सपना है कैसे रोजगार मिले, कैसी खुशहाली और तरक्की आए। हम चाहते हैं कि आइए हम लोग सब लोग मिल के उस नगर को एक आदर्श नगर बनाएं, एक अच्छा नगर बनाएं। आपने कहा कि सरकार के लोग अगर साथ होते तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार के लोग साथ नहीं दे रहे, साथ नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सरकार के लोग इन 5 सालों में कौन सा ऐसा जुल्म है जो मेरे साथ नहीं हुआ हो? आप मेरे वहाँ जाइए, पता कर लीजिए, मेरे क्षेत्र में पता कर लीजिए, मेरे फादर के बारे में पता कर लीजिए, मेरे बड़े वालिद के बारे में पता कर लीजिए, मेरे
चचेरे भाइयों के बारे में पता कर लीजिए, मेरे भाइयों के बारे में पता कर लीजिए, मेरे वहाँ कोई अपराधी नहीं है, ना मैं खुद अपराधी हूँ। मैं अपराधी इसलिए हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ। उनके रास्ते जो लोग नहीं चाहते उनकी आवाज़ को कोई सुने, उनके रास्ते का पत्थर हूँ मैं, और चाहते हैं इस पत्थर को हटा दो ताकि वहाँ कोई गरीब सर उठा के न जीने पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के लोग, फिर बार बार कहना चाहता हूँ, सरकार के लोग सहयोग करते तो इससे ज़्यादा विकास होता वहाँ। सरकार के लोगों ने सहयोग नहीं किया। सरकार के लोगों ने क्या ऐसी है चीज़ जो मेरे ऊपर इन 5 सालों में मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ। मेरे खिलाफ FIR, मुझे पता नहीं है मेरे खिलाफ FIR, चार्जशीट लग गई, फिर मुझे गुंडा कर दिया गया मेरे खिलाफ, मैं 6 महीना जेरा बदल रहा। मेरी इस 75 साल की बूढ़ी माँ के खिलाफ FIR, आप बताइए, कल्पना कर सकते हैं आप कि मेरी 75 साल की बूढ़ी माँ के खिलाफ FIR हुई। तो मैंने तो हर मोड़ पे अपने नगर के लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। मैंने हमेशा यही कहा है कि गरीबों की दुआएं मेरे साथ में है, दुनिया की कोई ताकत इस आवाज़ को दबा नहीं सकती है। आपको लगता है कि इन 5 सालों में जिस तरह से विकास हमें करना था, तो वो आपने पहले बोला कि सरकार के लोगों ने साथ नहीं दिया, और उधर 2 साल कोविड में चला गया, तो आपको लग रहा है कि जो है इन 5 सालों में जिस तरह से विकास मैं करना चाह रहा था उस तरीके से मैं नहीं कर पाया, इसका अफसोस रहेगा आपको? बिल्कुल अफसोस रहेगा। मैंने सपना देखा था कि जब नगर का गठन होगा तो जो उम्मीदें, लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें हमसे बहुत थीं, बहुत उम्मीदें थीं। आपको बता दें कि पूरा नगर, हम तो वहाँ के 15,000 मतदाताओं के आभारी हैं कि जिन्होंने मत दिया नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दुआएं मेरे साथ में ज़रूर थीं, तभी मैं वहाँ का इतिहास रच सका और मेरी माँ वहाँ की प्रथम। अब चेयरमैन तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन प्रथम चेयरमैन अब कोई नहीं आएगा। कुरेशा बेगम का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा। मैं ऐसा बेटा हूँ, ऐसी माँ का बेटा हूँ जिन्होंने इतिहास रचा है। और कुछ लोग माँ के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोग बेटे के नाम से जाने जाते हैं, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं अपनी माँ के नाम से जाना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में कई कमियां हैं, जैसे कि शादी घर नहीं है और अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाए? वो जो PHC है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, फिर लोगों को मजबूरन फतेहपुर या आसपास जाना पड़ता है। उसके लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, शादी घर के लिए जहाँ तक बात है, तो मैंने एक शादी घर के लिए प्रस्ताव किया था पंडित दीनदयाल योजना में। वहाँ पे 42 रोडें हैं पूरे नगर में, जो लाइटिंग व्यवस्था हमारी है, जहाँ जहाँ छूट गया वहाँ पे। और एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से एक पार्क की व्यवस्था है वहाँ बाबा साहब चौराहे पे, एक शादी घर है, और कोशिश करता हूँ कि एक शादी घर और बनवाऊँ। हमारे वहाँ नगर में नगर कार्यालय नहीं है, हम लोग पंचायत घर में बैठते हैं, जो ग्राम पंचायत सचिवालय था उसमें बैठते हैं। और कोशिश यही है, मैंने अपने EO साहब से कहा था, मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मेरा कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद भी मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ अपने नगर की खुशहाली। और लोग चुनाव के बाद, कार्यकाल के बाद अपने घरों में बैठते हैं। मैं लखनऊ, राजधानी, बाराबंकी से लेकर नगर से लेकर बाराबंकी, बाराबंकी से लेकर राजधानी तक यही प्रयास करता रहता हूँ कैसे हमारे नगर में क्या हो जाए, क्या बन जाए, जिससे हमारे नगर को उसका लाभ मिले। सरकार जो है गायों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस पर काम कर रही है। तमाम ज़िलों में, अब तो खैर पूरे देश में, हर राज्य में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में आपने कहा कि हमारे यहाँ गौशाला कोई नहीं, जो जानवर है, जो गाय वगैरह हैं, वो सड़कों पर घुमा करती है। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आपको एक दर्द है कि वहाँ पर गौशालाएँ बननी चाहिए ताकि जो छुट्टा जानवर है वो अंदर उसमें आराम से रहें? देखिए, हमारे नगर में कोई गौशाला नहीं है। 2019 में हम लोगों ने प्रपोजल बना के सरकार को भेजा था। जैसे ही सरकार हमें पैसा आवंटित कर देगी, हम लोग कार्य उस पर चालू कर देंगे। हम लोगों ने MRF का पैसा हम लोगों को मिला था। MRF जनपद बाराबंकी का सबसे खूबसूरत MRF अगर बना है तो नगर पंचायत बेलहारा का बना है, और उसकी बाउंड्री वाल बन गई है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की गंदगी जो है, भाई बीमारी वहीं से फैलती है जहाँ गंदगी होती है। नगर का कूड़ा हम लोग नगर से बाहर ले जाना चाहते हैं। आपने जानवर की बात की, छुट्टा जानवरों की समस्याएं हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। मेरे एक मित्र थे रवि जैन, वो भी एक जानवर का शिकार हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका, उनकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे भाई थे वो, उनका पूरा परिवार समझ लीजिए बिखर गया। तो
जानवर बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस पर जल्दी से काम करें ताकि हम लोग सब लोग मिलकर एक अच्छा गौशाला बनाएं और उन जानवरों को सुरक्षित तो करें। विधायक जी भी बीजेपी से हैं, तो क्या वो नहीं कुछ ध्यान दिए हैं? बल्कि गौशाला का मुद्दा तो बहुत उठता आ रहा है, उठता था, उठता रहेगा शायद। वो हमारे माननीय हैं और मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल वो मेरे माननीय हैं, वो क्षेत्र के विधायक हैं और वो अपने तरीके से काम करने का तरीका उनका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। और शायद उनकी एज 60 साल हो रही होगी और मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। तो हम लोग अपने तमाम नगर के और क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि यूथ को आगे बढ़ाइए। जब यूथ के लोग आगे बढ़ेंगे तभी समस्याएं का समाधान होगा, तभी उनके समझ में आएगा यूथ अब यूथ ही है जो इस नगर को, क्षेत्र को, जनपद को और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकता है। यूथ की बात आपने की, मैंने पहले भी सवाल ये किया था यूथ को लेकर। अच्छा, आपके यहाँ के जो यूथ है उनको कितनी उम्मीदें आपसे, कितनी अपेक्षाएं आपसे हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी। हम जब यूथ के लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, आप मेरे वहाँ चले जाइए, मेरे वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो टूर्नामेंट हो, बच्चों के लिए कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर नौजवान साथियों ने हमें कहीं बुलाया हो, अगर वो जंगल में हमें बुलाते हैं तो वहाँ भी हम मंगल करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो जहाँ वो हमें जिस उम्मीद से देखेंगे उस उम्मीद की किरण बन के हम वहाँ पहुँचेंगे। आपने कई वादे किए हैं, उसमें आपने लिखा है कि जो आपका लक्ष्य है कि समस्त पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाना, आपने कई दिलाए भी हैं, और समस्त वृद्धा, विधवा व विकलांग को पेंशन उपलब्ध कराना। हाँ, देखिए हमारे वहाँ 15 वार्ड हैं और हमने अपने 15 वार्डों में, पूरे वार्डों में सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद में लगभग 1000 लाभार्थी विधवा, वृद्धा और विकलांग निकल के आए। उसमें कोई भेदभाव नहीं। मैंने कहा जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए। 1000 लोग निकल के आए। मैंने उन सब का अपने निजी पैसे से उनका आय प्रमाण पत्र बनाना, उनके फार्म को ऑनलाइन करा के मैंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को भिजवा दिया है। उम्मीद है 60 लोगों का लगभग पैसा भी आ गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द 31 मार्च तक, हमको जैसे कहा गया है कि 31 मार्च तक उनका पैसा आ जाएगा। मुझे भरोसा है कि वो गरीब लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं, 70 साल 75 साल की उम्र है और उनके पास उनका शौक़ है कि कोई चीज़ हम खा सके और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, शायद हम तक वो बात नहीं पहुंच पाती है और उनके बच्चे शायद अपने बच्चों में मशगूल हैं, उनकी खुशियों में मशगूल हैं और वो अपने माँ बाप का जिस तरीके से ख्याल रखना चाहिए नहीं रख पाते हैं। तो हमने एक उनके बेटे की हैसियत से और एक उनके नगर की सेवक की हैसियत से मैंने ये महसूस किया कि वो माँ जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं और उनकी कुछ उम्मीदें हैं कि हमको 2000 सरकार से 1000 रुपया पर मंथ मिल जाएगा और उससे हम अपने शौक़ पूरा कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ अपने दवाई इलाज कर लेंगे। तो मैंने उन सबको पेंशन दिलाने का काम किया है। बहुत उम्मीद है मुझे बहुत जल्द उनकी पेंशन आ जाएगी। एक आखिरी सवाल कि आपके एक साथी थे, है भी, सुनील सोनी जी, वो आपके काफ़ी करीब थे। दूरियां पैदा हो गई, दूरियां कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई? अब वो भी मैदान में है, आप भी मैदान में हैं। और दूसरा सवाल ये है कि फ़ाइट क्या उन्हीं से है कि किसी और से? देखिए हमारा चुनाव हमेशा जनता लड़ती है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो कोई लड़ाई नहीं होती है। जनता ही जनार्दन है और हम तो लोकतंत्र और के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं। ये तो प्रजातंत्र है, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो मेरे दोस्त कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। दिल में उनकी जगह है और होली पे उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। इस आपके कैमरे के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको, और ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वो चुनाव लड़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब जनता है,
जो जनादेश दे उसको स्वीकार करें और मिल के काम करें। अगर जनता जनादेश हमें देती है तो उसको उनको मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। हमें भरोसा है वहाँ के नगर के लोगों पे कि हमने जिस ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, मदद की है और एक एक गरीब की आवाज़ पे लब्बैक कहा है, आवाज़ पे हम खड़े रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस बार 1000 पार, इस बार 1000 पार, मुझे भरोसा है कि 1000 के ऊपर वोटों से हम जीत के आएंगे। अपने काम पर भरोसा है आपको? है 100 के 100% भरोसा है। और मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं लखनऊ रहने लगा हूँ। ये मकान जो मेरा है, ये मकान मेरे दोस्त का है, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। मैं यहाँ रहता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे कभी कभी रुक जाता हूँ। जैसे मेरे वहाँ नगर के तमाम लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनको देखना हुआ, रात में सुरक्षा की दृष्टि से हम रात में 12 बजे नहीं जा सकते, माहौल इतना हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो मैं रुक गया। उसके बाद में यहाँ से मैं कहीं शासन में जाना हुआ, वहाँ चला गया। सुबह उठ के मुझे जल्दी जाना हुआ, तब भी चला गया। मैं अगर गांव से सुबह 8 बजे निकलूँगा, वहाँ सुबह हम जनता दर्शन में बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, फिर कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए जाम होती है, ट्रैफिक होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे समय से नहीं पहुँच पाते। मेरा एक ही लक्ष्य है, नगर की खुशहाली और तरक्की और नगर का विकास। जब तक हमारे यूथ नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक नगर की खुशहाली और तरक्की नहीं आ सकती। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप धैर्य रखिए, जब तक ये आपका भाई है और आप सबकी दुआओं के बलबूते पर मजबूत साबित कदम है, आने वाले समय में आपको रोजगार और खुशहाली और तरक्की ज़रूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे बिलारा से चेयरमैन प्रत्याशी अयाज खान जी, जिनको आपने सुना और कई मुद्दों को लेकर इन्होंने बातें की और इन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जो विकास कार्य इनसे अधूरे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, आने वाले समय में अगर जनता दोबारा इनको चुनती है तो वो विकास कार्यों को पूरा करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस बार बिलारा की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए द भारत। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। एक और सपना है, मेरा सपना था नगर का गठन हो, वहाँ खुशहाली और तरक्की हो, अच्छे संसाधन मुहैया हो। मेरा सपना है कि इस नगर को एक ब्लॉक का दर्जा दिलाना हो। आने वाले समय में बिलारा भी एक ब्लॉक के रूप में जाना जाएगा। हम चाहते हैं कि आइए हम लोग सब लोग मिलके उस नगर को एक आदर्श नगर बनाएं, एक अच्छा नगर बनाएं। मेरे वहाँ कोई अपराधी नहीं है, न मैं खुद अपराधी हूँ। मैं अपराधी इसलिए हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ। मेरे वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो टूर्नामेंट हो, बच्चों के लिए कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर नौजवान साथियों ने हमें कहीं बुलाया हो, अगर वो जंगल में हमें बुलाते हैं तो वहाँ भी हम मंगल करने के लिए पहुँचाते हैं।